दिन जाते देर नहीं लगती। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। पंडित मोटेराम नित्य प्रातःकाल आते और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते, परंतु अब उनका अपना केवल नियम पालन के हेतु ही था, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने से अब विरजन का जी न लगता था। एक दिन मुंशी जी इंजीनियर के दफ्तर से आए। कमरे में बैठे थे। नौकर जूते का फीता खोल रहा था कि रदिया मेहरी मुस्कुराती हुई घर में से निकली और उनके हाथ में मुहर छाप लगा हुआ लिफाफा रख मुँह फेर हंसने लगी। सिरनाम पर लिखा हुआ था, श्रीमान बाबा साहब की सेवा में प्राप्त हो। मुंशी, अरे तू किसका लिफाफा ले आई? यह मेरा नहीं है। मेहरी, सरकार ही का तो है, खोलें तो आप। मुंशी, किसने दिया? कोई आदमी बाहर से आया था। मेहरी मुस्कुराती हुई बोली, आप खोलेंगे तो पता चल जाएगा। मुंशी ने विस्मित होकर लिफाफा खोला। उसमें से जो पत्र निकला उसमें यह लिखा हुआ था, बाबा को विरजन का प्रणाम और पागलन पहुँचे। यहाँ आपकी कृपा से कुशल मंगल है। आपका कुशल श्री विश्वनाथ जी से सदा मनाया करती हूँ। मैंने प्रताप से भाषा सीख ली। वे स्कूल से आकर संध्या को मुझे नृत्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाइए, क्योंकि पढ़ना ही जीवन का सुख है और विद्या अमूल्य वस्तु है। वेद पुराण में इसका महात्म लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या धन तन मन से एकत्र करे। विद्या से सब दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कल बैताल पच्चीसी की कहानी चाची को सुनाई थी। उन्होंने मुझे एक सुंदर गुड़िया पुरस्कार में दी है, बहुत अच्छी है। मैं उसका विवाह करूंगी, तब आपसे रुपए लूँगी। मैं अब पंडित जी से न पढ़ूंगी। माँ नहीं जानती कि मैं भाषा पढ़ती हूँ। आपकी प्यारी विरजन। प्रशस्ति देखते ही मुंशी के अंतःकरण में गुदगुदी होने लगी। फिर तो उन्होंने एक ही सांस में सारी चिट्ठी पढ़ डाली। मारे आनंद के हंसते हुए नंगे पांव भीतर दौड़े, प्रताप को गोद में उठा लिया और फिर दोनों बच्चों को हाथ पकड़े हुए सुशीला के पास गए। उसे चिट्ठी दिखाकर कहा, बूझो किसकी चिट्ठी है? सुशीला, लाओ हाथ में दो देखूं। मुंशी जी, नहीं, वहीं से बैठी बैठी बताओ जल्दी। सुशीला, बूझ जाऊं तो क्या दोगे? मुंशी जी, 50 रुपये दूध के धोए हुए। सुशीला, पहले रुपए निकाल कर रख दो, नहीं तो मुकर जाओगे। मुंशी जी, करने वाले को कुछ कहता हूँ, कभी करने वाले को कुछ कहता हूँ, अभी रुपए ले, ऐसा कोई टटपूंजिया समझ लिया है? यह कहकर 10 रुपये का एक नोट जेब से निकालकर दिखाया। सुशीला, कितने का नोट है? मुंशी जी, 50 रुपये का। हाथ से लेकर देख लो। सुशीला, ले लूँगी, कह देती हूँ। मुंशी जी, हाँ हाँ ले लेना, पहले बताओ तो सही। सुशीला, लल्लू का है, लाइए नोट, अब मैं न मानूंगी। यह कहकर वह उठी और मुंशी जी का हाथ थाम लिया। मुंशी जी, ऐसी क्या डकैती है, नोट छीने लेती हो? सुशीला, वचन नहीं दिया था, अभी से विचलने लगे। मुंशी जी, तुमने बूझा भी, सर्वथा अभी भ्रम में पड़ गई। सुशीला, चलो चलो, बहाना करते हो, नोट हड़पने की इच्छा है। क्यों लल्लू, तुम्हारी ही चिट्ठी है ना? प्रताप नीची दृष्टि से मुंशी जी को देखकर धीरे से बोला, मैंने कहाँ लिखी? मुंशी जी, लजाओ। सुशीला, वह झूठ बोलता है, उसी की चिट्ठी है, तुम लोग गांठ कर आए हो। प्रताप, मेरी चिट्ठी नहीं है, सच, विरजन ने लिखी है। सुशीला चकित होकर बोली, विरजन की? फिर उसने दौड़कर पति के हाथ से चिट्ठी छीन ली और भौचक की होकर उसे देखने लगी, परंतु अब भी विश्वास न आया। विरजन से पूछी, क्यों बेटी, यह तुम्हारी लिखी है? विरजन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। यह सुनते ही माता ने उसे कंठ से लगा लिया।
अब आज से विरजन की यह दशा हो गई कि जब देखिए लेखनी लिए हुए पन्ने काले कर रही है। घर के धंधों से तो उसे पहले ही कुछ प्रयोजन न था। लिखने का आना सोने में सुहागा हो गया। माता उसकी तल्लीनता देख देख कर प्रमुदित होती। पिता हर्ष से फूला न समाता। नित्य नवीन पुस्तकें लाता कि विरजन सयानी होगी तो पढ़ेगी। यदि कभी वह अपने पांव धो लेती या भोजन करके अपने ही हाथ धोने लगती तो माता मेहरियों पर बहुत क्रुद्ध होती। आंखें फूट गई हैं, चर्बी छा गई है, वह अपने हाथ से पानी उड़ेल रही है और तुम खड़ी मुँह ताकती हो। इसी प्रकार काल बीतता चला गया। विरजन का 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, परंतु अभी तक उसे चावल उबालना तक न आता था। चूल्हे के सामने बैठने का कभी अवसर ही न आया। सुदामा ने एक दिन उसकी माता से कहा, बहन विरजन सयानी हुई, क्या कुछ गुण ढंग न सिखाओगे? सुशीला, क्या कहूँ, जी तो चाहता है कि लग्गा लगाऊं, परंतु कुछ सोचकर रुक जाती हूँ। सुदामा, क्या सोचकर रुक जाती हो? सुशीला, कुछ नहीं, आलस आ जाता है। सुदामा, तो यह काम मुझे सौंप दो, भोजन बनाना स्त्रियों के लिए आवश्यक बात है। सुशीला, अभी चूल्हे के सामने उससे बैठा न जाएगा। सुदामा, काम करने से ही आता है। सुशीला झेंपते हुए, फूल से गाल कुम्हला जाएंगे। सुदामा हंसकर, बिना फूल से मुरझाए कहीं फल लगते हैं? बिना फूल के मुरझाए कहीं फल लगते हैं? दूसरे दिन से विरजन भोजन बनाने लगी। पहले 10-5 दिन उसे चूल्हे के सामने बैठने में बड़ा कष्ट हुआ। आग न जलती, फूंकने लगती तो नेत्रों से जल बहता। वे बूटी की भांति लाल हो जाते। चिंगारियों से कई रेशमी साड़ियाँ सत्यानाश हो गईं। चिंगारियों से कई रेशमी साड़ियाँ सत्यानाश हो गईं। हाथों में छाले पड़ गए, परंतु क्रमशः सारे क्लेश दूर हो गए। सुदामा ऐसी सुशीला स्त्री थी कि कभी रुष्ट न होती। प्रतिदिन उसे पुचकार कर काम में लगाए रहती। अभी विरजन को भोजन बनाते 2 मास से अधिक न हुए होंगे कि एक दिन उसने प्रताप से कहा, लल्लू, मुझे भोजन बनाना आ गया। प्रताप, सच? विरजन, कल चाची ने मेरा बनाया भोजन खाया था, बहुत प्रसन्न हुई। प्रताप, तो भाई एक दिन मुझे भी न्योता दो। विरजन ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा कल। दूसरे दिन 9 बजे विरजन ने प्रताप को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने जाकर देखा तो चौका लगा हुआ है। नवीन मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। आसन स्वच्छता से बिछा हुआ है। एक थाली में चावल और चपातियां हैं। दाल और तरकारियां अलग अलग कटोरियों में रखी हुई हैं। लोटा और गिलास पानी से भरे हुए रखे हैं। यह स्वच्छता और ढंग देखकर प्रताप सीधा मुंशी संजीवन लाल के पास गया और उन्हें लाकर चौके के सामने खड़ा कर दिया। मुंशी जी खुशी से उछल पड़े। चट कपड़े उतार, हाथ पैर धो प्रताप के साथ चौके में जा बैठे। बेचारी विरजन क्या जानती थी कि ये महाशय भी बिना बुलाए पाहुने हो जाएंगे। उसने केवल प्रताप के लिए भोजन बनाया था। वह उस दिन बहुत लजाई और दबी आंखों से माता की ओर देखने लगी। सुशीला ताड़ गई। मुस्कुराकर मुंशी जी से बोली, तुम्हारे लिए अलग भोजन बना है, लड़कों के बीच में क्या जाके कूद पड़े। ब्रजरानी ने लजाते हुए 2 थालियों में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा। मुंशी जी, विरजन ने चपातियाँ अच्छी बनाई हैं, नरम, श्वेत और मीठी। प्रताप, चावल देखिए, छिटक दो और चुन लो। मुंशी जी, मैंने ऐसी चपातियाँ कभी नहीं खाई। सालन बहुत स्वादिष्ट है। विरजन, चाचा को शोरबेदार आलू दो। यह कहकर प्रताप हंसने लगा। विरजन ने लजाकर सिर नीचे कर लिया। पतीली शुष्क ही थी। सुशीला पति से, अब उठोगे भी? सारी रसोई चट कर गए तो भी अड़े बैठे हो। मुंशी जी, क्या तुम्हारी राल टपक रही है? निदान दोनों रसोई की इतश्री करके उठे। मुंशी जी ने उसी समय एक मोहर निकालकर विरजन को पुरस्कार में दी।